साथियों नमस्कार, श्रीकांत। आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री और जीएस का धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट क्लास अब चलेगी लगातार। अब जो भी जिस चीज की, चाहे वो पीसीएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी जितने भी लोग लड़के वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मतलब सब्जेक्ट का मतलब किसी भी परीक्षा का हो, उन सबके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक रहने वाला। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। बक्सर का युद्ध हमने पढ़ा दिया था, मेरा वो वीडियो है, मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया था बक्सर के युद्ध को लेके। बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि, पहली संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 को। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब होती है? 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि लगभग 8 से 10 महीने का टाइम पीरियड बचता है। ऐसा क्या होता है कि युद्ध जो बक्सर का कंपनी जीत लेती है अक्टूबर 1764 में, पर ये संधि जाके 1765 में अगस्त में हो रही, ऐसा क्या कारण है? आखिर कंपनी किस चीज को देखना समझना चाह रही, किसका इंतजार कर रही है? कंपनी बेसिकली उसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाह रही है, अपॉइंट करना चाह रही है एज ए गवर्नर। इन सब सारी चीजों को, पूरी घटनाओं को, पूरी जो परिस्थितियां हैं उसको नियंत्रित करने के लिए वही क्लाइव, क्योंकि क्लाइव ही वो पहला कंपनी का ऐसा व्यक्ति है, ऐसा अधिकारी रहता है जो प्लासी के युद्ध में वो कंपनी को जीत दिलाता है, पहली बार निर्णायक बढ़त दिलाता है कंपनी को। और उसके 2 कदम के बाद फिर बक्सर का युद्ध, यानी 2 कदम का मतलब कि लगभग 7 साल के बाद बक्सर का युद्ध होता है। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद से बंगाल में स्थिति लगभग कंपनी के हाथ में आ गई थी, कंपनी किंग मेकर के रूप में आ गई थी प्लासी के युद्ध के बाद से। ठीक है, कठपुतली का शासन शुरू हो चुका था 1757 के बाद से बंगाल में। ठीक है, अगर बेसिकली देखा जाए तो बंगाल ही क्या, कंपनी जहां जहां पे थी वहां वहां पे वो लगातार जीत रही। उसी टाइम पीरियड में 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, 1760 में फ्रांस के सामने वांडीवास का युद्ध हुआ। ठीक है, उसके पहले अगर आप देखेंगे 1740 के बाद से तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, 59-60 से लेके 65 तक कर्नाटक का द्वितीय युद्ध चलता है। तो ये सब सारी चीजें लगातार चल रही हैं। कंपनी क्या कर रही है? अपने को ग्रो कर रही है। कंपनी अब सिर्फ व्यापारी कंपनी नहीं, कंपनी अपने को भारत में एक शासक निर्माता, शासक के तौर पे देखने लगी। सच बात यही है, इतिहास के अगर गूढ़ तथ्यों को देखा जाए तो कंपनी धीरे धीरे ये सोच रही कि नहीं, अब हम व्यापारी कंपनी नहीं रह गए हैं, वो किंग मेकर बन गया है, कंपनी बन गई है। खास करके 1757 के बाद जब प्लासी का युद्ध कंपनी ने जीत लिया, इसके बाद तो बंगाल में जो काम किया, कहने का मतलब है कि जितने भी कठपुतली के शासक बने उनमें मीर कासिम, जब 1760 में मीर जाफर को हटा के कंपनी ने 1760 में बंगाल का नवाब बनाया मीर कासिम को, तो मीर कासिम भी उसी हथकंडे से आया था। कंपनी से पहले बैकडोर से वो गुप्त संधि किया, इसके बाद फिर मीर जाफर को हटाया गया, फिर वो शासक बना, बहुत सारे उपहार दिए वेंसिटाटा ऐसे लोगों को। मीर कासिम ने भी लगभग 12 से 15 लाख रुपए व्यक्तिगत उपहार कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को दिए। यानी कि जो मीर कासिम को शासक बनाने में सहयोगी अधिकारी थे, उन सबको माला माल कर दिया मीर कासिम ने। वही चीज उसके पहले मीर कासिम ने किया था, क्योंकि सिराजुद्दौला 1757 में जब प्लासी का युद्ध हारता है, उसके बाद मीर कासिम से मीर जाफर से पहले ही गुप्त एक संधि हो गई थी कंपनी के क्लाइव लोगों ने कि आप हमारी तरफ से बैकडोर से हो जाइए, हम आपको शासन दे देंगे, बंगाल में शासक बनवा देंगे। तो मीर जाफर क्या होता है कि मीर जाफर फिर इन लोगों की साइड में आ जाता है, भले वो सेनापति था उस टाइम पे सिराजुद्दौला के टाइम पे, लेकिन वो आ जाता है। तो बात इतनी सी है कि बक्सर का युद्ध जब 22 अक्टूबर 1764 को कंपनी जीत लेती है, तो उसके बाद 8-9 महीने 10 महीने का इंतजार होता है क्लाइव के लिए। क्लाइव को दोबारा गवर्नरी मिलती है, बंगाल में उसको गवर्नर बना के भेजा जाता है। क्लाइव परिस्थितियों को समझता है, इसके बाद आके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों से बातचीत करता है, एक बाकायदा फुल प्रूफ वो संधि का मसौदा तैयार करवाता है। वो संधि बहुत दूरगामी और बहुत रणनीतिक, और कंपनी को सिर्फ व्यापारिक नहीं, राजनीतिक रूप से वो अस्थायित्व देना चाहता है।
क्लाइव इस बात को समझता है कि भारत में जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो यहाँ के शासक हैं, वो आपस में लड़के मर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल से वो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को क्लाइव देख रहा है, क्लाइव समझ रहा है, क्लाइव की दूरदृष्टि वो देख रही है, क्योंकि उसने उस हथकंडे को अपना लिया था प्लासी के युद्ध में ही 1757 में। क्लाइव ने बहुत अच्छे से उस चीज को अपना लिया था कि यहाँ के जो शासक है वो बिल्कुल से, वो कह सकते हैं कि सिर्फ सत्ता के लिए क्या करें, नहीं तो सब कुछ बेच डाले। तो वो सिर्फ एक किंग मेकर 1757 के बाद चलता है। 1764 में जो युद्ध होता है, फिर 1765 में बात आती है इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। क्लाइव इंग्लैंड से आता है, इलाहाबाद नामक एक स्थान है, यानी हम लोग तो इलाहाबाद में ही रहते हैं, अब तो प्रयागराज हो गया है। तो इलाहाबाद में क्लाइव आता है, यहीं पे सब लोग होते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी यहीं पे रहता है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी यहीं रहता है, मीर कासिम जो भाग गया रहता है, जो बंगाल का अब्दस्त नवाब रहता है वो भाग गया रहता है। बेसिकली बक्सर के युद्ध में पक्ष विपक्ष में अगर देखा जाए तो एक सम्मिलित सेना थी, उस सम्मिलित सेना में कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और बंगाल का अब्दस्त नवाब मीर कासिम था, ठीक है। जब ये युद्ध होता है, आप ये ध्यान दीजिएगा, बक्सर का जब युद्ध होता है तो उस टाइम पे बंगाल का नवाब मीर जाफर था। जैसे ही मीर कासिम को गद्दी से हटा के उतार दिया गया, वैसे ही मीर जाफर को तुरंत बना दिया गया, ठीक है। 22 अक्टूबर 1765 को जब युद्ध होता है तो उस समय बंगाल का नवाब कौन है? मीर जाफर है, ठीक है। लेकिन जब 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765 को जब इलाहाबाद की प्रथम और दूसरी संधि होती है तो उसमें बंगाल का नवाब नजमुद्दौला रहता है। नजमुद्दौला अल्पवयस्क बच्चा रहता है, एकदम से कहते हैं झुंझुना टाइप का बच्चा रहता है, उसको झुंझुना पकड़ा देती है कंपनी, कहने का मतलब ये है। और नजमुद्दौला नाम मैं लिख दे रहा हूं, नजमुद्दौला ये बंगाल का नवाब रहता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जब इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि होती है, नजमुद्दौला, ठीक है। एक मिनट साथ, नजमुद्दौला, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। बक्सर के युद्ध में एक तरफ कंपनी की सेना रहती है, उसकी कमान किसके हाथों में रहती है? मेजर हेक्टर मुर्रो के हाथ में रहती है। दूसरी तरफ 3 लोगों की सेनाएं रहती हैं, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, सॉरी, बंगाल का अब्दस्त नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन लोगों की सम्मिलित सेना रहती है। इन लोगों की जो सम्मिलित सेना रहती है, इनकी संख्या को इतिहासकार लगभग 70 से 75 हजार बताते हैं। और कंपनी की जो मुनरो के नेतृत्व में जो सेना रहती है, उसमें लगभग 7,000 के करीब में सिपाही रहते हैं, ये मिलता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि में क्या है आखिर। ये क्लाइव, देखिए इलाहाबाद की 2 प्रसिद्ध संधियां हुई हैं। पहली, क्लाइव दोनों में रहेगा। पहली संधि क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है, इलाहाबाद नामक स्थान पे, इलाहाबाद में ही होती है, इसी वजह से इसका नाम इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि हुआ, ठीक है। इस संधि में जितनी बातें हैं मैक्सिमम जो एग्जाम में आई हुई हैं उसको मैंने लिख दिया है, क्योंकि लिखने में टाइम न जाए। शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार कंपनी को दे दिया, यानी कि टैक्स का, राजस्व का अधिकार किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। शाह आलम ने बंगाल, चूंकि सम्राट है, वो भारत का सम्राट है और सब कुछ उसके अधीन है अभी भी, भले भी वो डमी टाइप का, भले भी शाह आलम द्वितीय भाग के 1759 के बाद से कहां पे चला गया है वो अवध के नवाब के पास में, शुजाउद्दौला के पास में, वहीं पे ऐश कर रहा है। वो दिल्ली में अभी नहीं आया हुआ है, जब से वो शासक बना है दिल्ली में नहीं बैठा हुआ है। भारत का मुगल सम्राट भगोड़ा है, एक प्रकार से कह सकते हैं, गद्दी छोड़ के भगा हुआ है अवध के नवाब के यहाँ, इधर उधर अपना घूम टहला है। डर है रोहेलों का, बंगस पठानों का, वो इनको मार डालेंगे, ठीक है, इस वजह से वो आ नहीं रहा गद्दी पे। तो इलाहाबाद में मिलते हैं ये लोग, क्लाइव आता है। तो क्लाइव ने क्या संधि, मतलब संधि पहले से ही लिखी हुई थी, सारा कुछ सारा डॉक्यूमेंट पहले से रेडी था, बस आपको सिग्नेचर कर देना, बाकी कुछ उसमें रत्ती भर करना कराना नहीं। कंपनी लेके सब पूरा प्रोफार्मा लेके आई, आप सिग्नेचर करो। उस संधि में क्या क्या होता है कि शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया, यानी कंपनी इन तीनों राज्यों में, तीनों जगह पे अब टैक्स दे, पूरा का पूरे स्टेट में वो राजस्व वसूलेगी। कंपनी क्या हो गई? माला माल हो जाती, क्योंकि बंगाल उस समय सबसे आर्थिक महाशक्ति के रूप में बंगाल ऐसा राज्य था, ठीक है। कंपनी ने शाह आलम को पेंशन के तौर पर 26 लाख रुपया दिया, ठीक है। कंपनी क्या करेगी?
जो राजस्व वसूलेगी, ठीक है, उसमें से बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी प्राप्त की है उसमें से हर साल प्रतिवर्ष 26 लाख रुपया मुगल सम्राट सालम द्वितीय को देगी कि तुम ऐस करो, पेंशन ले लो, तुम जाओ शिकार करो, मौज करो, ऐस करो, ठीक है, शासन में दखलंदाजी मत करो, हम सब देख ताक लेंगे, तुम्हारा समय समाप्त है। ठीक, निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। किसको देगी? बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को। नजमुद्दौला तो बेचारा छोटा सा बच्चा है। बेसिकली ये तो जो टर्मोलॉजी जो बात कही गई इलाहाबाद के प्रथम संधि में, इसको देता है कौन? देता है कंपनी ही देगी। शाह आलम के द्वारा उसको नजमुद्दौला को ऐसा डिफाइन किया गया है जैसे कि कंपनी ही दे रही है, और नजमुद्दौला जो बंगाल का नवाब है, बेसिकली कंपनी बंगाल के नवाब को देगी 53 लाख रुपया निजामत। निजामत का मतलब प्रशासन करने के लिए। प्रशासन पूरा कौन देखेगा? बंगाल का नवाब देखेगा। कितने में? 53 लाख रुपए में प्रतिवर्ष के। राजस्व कौन वसूलेगा? राजस्व वसूलेगी कंपनी, बंगाल बिहार उड़ीसा की। अब आप समझिए यही है एक प्रकार से द्वैत शासन, कि कंपनी ने क्या किया कि द्वैत शासन में निजामत और प्रशासन, ठीक है, इसको बिल्कुल से अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो उसको जब हम द्वैत शासन देखेंगे, दोहरी प्रणाली जिसको बोला जाता है, 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चलता है, जिसको कि लूटमार की संज्ञा दी जाती है। तमाम सारे लोगों ने कहा है ये इतनी सी बात है, ठीक है। और ये कुछ दिनों के लिए इसी संधि में एक ऐसे हल्की फुल्की लाइन रहती कि मुगल सम्राट अभी फिलहाल संधि के बाद कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक इलाहाबाद में ही ऐश करेगा, तो इलाहाबाद में ही रहते। इलाहाबाद की प्रथम संधि इतनी सी है, ठीक है। इलाहाबाद की फिर द्वितीय संधि क्या होती है? अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी यहीं पे आराम फरमा रहे हैं, युद्ध हार गए हैं, ठीक है। सभी लोग एक ही जगह पे है, एक ही कमरे में है। 16 अगस्त है ये। 16 अगस्त 1765 को का इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। इसमें क्या होता है? इसमें क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, कंपनी की तरफ से क्लाइव रहता है और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इनके बीच में संधि होती है। संधि में क्या होता है? इलाहाबाद और कड़ा का जिला जो अवध के पास में रहता है, अवध के नवाब के पास में रहता है, अवध के नवाब के द्वारा उसको मुगल सम्राट को दिलवा दिया जाता है। यानी कंपनी इलाहाबाद और कड़ा के जिला को मुगल सम्राट को दिलवा देती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से, ठीक है। पहली बात तो ये है। फिर दूसरी बात क्या है? युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए अवध का नवाब शुजाउद्दौला है, वो कंपनी को 50 लाख रुपए हर्जाना देगा। यानी कंपनी ये मानती है कि आप जबरदस्ती इस लड़ाई में चले आए, आपका कोई भी ऐसा मतलब मामला नहीं था कि आप हमसे सीधे सीधे युद्ध लड़िए, आपने बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट के पक्ष से लड़ाई की है, इस वजह से हमें इतनी क्षति हुई है, अब आपको 50 लाख रुपए हमें हर्जाना देना पड़ेगा। तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला कंपनी को 50 लाख रुपए हर्जाना देगा। फिर क्या होता है? फिर एक आक्रामक और रक्षात्मक नीति अपनाई जाती है बफर स्टेट के लिए। पहली बार अवध पहला बफर स्टेट बनता है कंपनी के लिए, ठीक है। अवध के साथ कंपनी ने आक्रमण तथा रक्षात्मक संधि की, इसी को बफर स्टेट बोला जाता है। बफर स्टेट का मतलब है कि जिस स्टेट के साथ में ये हो रहा है बफर स्टेट, उसके सारे हित कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे। यानी कि अगर उस बफर स्टेट पे कोई भी दूसरा आके आक्रमण करेगा या कुछ भी करेगा, तो उसकी रक्षा करने का दायित्व तो कौन करे? उठाएगा? कंपनी उठाएगी। बफर स्टेट का मतलब है। और बफर स्टेट का ये भी मतलब है कि कोई भी अगर दूसरे स्टेट का आके कंपनी के ऊपर सीधे आक्रमण अगर उस राज्य से करना चाह रहा है, तो बीच में अवध रहेगा, तो इतना आसान नहीं होगा कंपनी तक पहुंचने के लिए, किसी के लिए भी। मान लो दक्षिण भारत से अगर मराठे आ रहे हैं, मेन चीज मराठों से बचने के लिए बफर स्टेट को बनाया गया था कि अगर मराठे जाएंगे तो जाएंगे कहां? दक्षिण भारत से अगर वो चलेंगे तो उनको अवध को क्रॉस करके ही वो बिहार बंगाल में जा सकते हैं, और कंपनी बंगाल में। इस वजह से अवध को एक बफर स्टेट, बफर जोन बना दिया गया कि अगर कोई बफर जोन यानी कि अवध पर हमला करता है या कुछ भी करता है, यानी कि अवध का मित्र कंपनी का मित्र, अवध का शत्रु कंपनी का शत्रु, ठीक है। बात इतनी सी है। तो एक प्रकार से अवध का नवाब शुजाउद्दौला ने अपने सारे हित कंपनी के आगे रख दिए कि तुम जैसा कहोगे हम भाई करेंगे, बस तुम हमारी रक्षा कर लो। तो ये है। फिर अवध में अब जब बफर स्टेट बन गया, तो ये कंपनी का नैतिक दायित्व बनता है। कंपनी देखिए शुरू से लेके जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया, कंपनी का यही कहना था कि हम शासन करने यहाँ पे नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पे अराजकता इतनी ज्यादा है,
अराजकता इतनी ज्यादा थी कि लोग भूखों मर रहे थे और हम एक सभ्य समाज से आए थे। इस वजह से ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हमने इस देश को संभाला, इस देश के लोगों की सेवा की। तो कंपनी का ये नैतिक, कंपनी का मानना है, कंपनी की तरफ से मैं बोल रहा हूं, कंपनी क्या कही है बफर स्टेट। इसके बाद फिर कंपनी ने क्या किया, अवध में ही अपनी एक बटालियन रख दी, यानी कंपनी के सैनिक एक निश्चित मात्रा में एक बटालियन अवध में रहेगी, अवध की रक्षा करेगी, जिसका सारा खर्च कौन वहन करेगा, अवध का नवाब सुजाउद्दौला करेगा। यानी कि अवध के खर्च पे कंपनी की एक सेना, कंपनी की एक बटालियन अवध में रहेगी, जिसका पूरा खर्च कौन वहन करेगा, अवध का नवाब सुजाउद्दौला करेगा। ये मेन बात है। फिर एक बनारस और गाजीपुर के जागीरदार रहते हैं बलवंत सिंह, जो कंपनी के बड़े हितैषी रहते हैं, कंपनी के बहुत प्यारे रहते हैं, बिल्कुल लाडले बच्चे जैसे रहते हैं, ठीक है। उनका अवध के नवाब सुजाउद्दौला और उसके पहले भी जो अवध के नवाब रहते हैं उनसे बहुत अच्छी बनती नहीं है। तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने कुछ जागीरें बलवंत सिंह की ले ली थी, ठीक है। बनारस और गाजीपुर के आसपास की काफी उनकी जागीरें ले ली थी। तो इसी में बलवंत सिंह ने भी क्या किया कि अपनी बहती गंगा में हाथ धो लिया, अपनी पूरी जागीर इस संधि में लिखवा दी कि बलवंत सिंह को पूरी जागीर दे दी जाए और बलवंत सिंह को जागीरदार माना जाए। तो बनारस के और इर्द गिर्द गाजीपुर, बनारस के इर्द गिर्द क्षेत्रों की जितनी जागीरें थी जो पहले उनके पास में थी, उसको फिर से बलवंत सिंह को दिलवा दी गई, प्रतिस्थापित कर दी गई और इस बात को इलाहाबाद की द्वितीय संधि में लिख दिया गया। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि जब अवध बफर स्टेट हो ही गया है, एक प्रकार से जैसे दत्तक पुत्र नहीं होता, गोद लिया जाता है, तो कंपनी ने क्या किया, अवध को पूरी तरह से गोद ले लिया है। अब जब गोद ले लिया तो चलो, तो कुछ न कुछ तो हम करेंगे ही करेंगे। तो टैक्स फ्री ट्रेड, यानी कि कर मुक्त व्यापार अवध में कंपनी करेगी, उसके लिए कोई भी उसको शुल्क नहीं, उसको टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। सारा ट्रेड, सारा जो व्यापार होगा वो टैक्स फ्री होगा अवध में कंपनी की ओर से। तो ये चीज कंपनी ने अवध के साथ में किया। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो अवध को पूरी तरह से उसने टेक ओवर तो कंपनी ने नहीं किया, क्योंकि क्लाइव को ये पता है कि अभी कंपनी की वो स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी मराठे भी हैं, इसके बाद वो मैसूर के शासक वो हैदर अली भी है। तो ये सब जो लोग हैं, खास करके मराठे इसमें शक्तिशाली हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपनी ये को पता है कि हम उस स्थिति में नहीं है। बाकी फिर और विदेशी शक्तियां हैं, जैसे डच है, पुर्तगीज है, फ्रांसीसी हैं, ये सब भी कंपनी से लगातार लड़ रहे हैं अपने व्यापारिक एकाधिकार के लिए, ठीक है। वर्चस्व की लड़ाई चल रही है इन विदेशी व्यापारिक कंपनियों में, आपस में ही चल रही है, खास करके फ्रांस और कंपनी के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में तो आप जानते ही लगातार युद्ध चलता रहता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि लड़े कहीं भी इंग्लैंड फ्रांस में युद्ध जाते हैं, असर भारत में भी पड़ता है। तो व्यापारिक कंपनियां राजनीतिक एकाधिकार, राजनीतिक वर्चस्व के लिए भारत में लड़ रही हैं। कंपनी को, विशेषकर क्लाइव को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम अभी राजनीतिक रूप से उतने सक्षम नहीं, ये पूरा का पूरा प्रशासन हम अपने हाथों में ले सके। इस वजह से उसने क्या किया, क्लाइव ने बहुत ही चालाकी से द्वैध शासन की एक प्रकार से आधार रख दिया बंगाल में। और बंगाल उस समय का सबसे सशक्त राज्य था, सबसे आर्थिक शक्ति था पूरे भारत में। तो उसने बंगाल में क्या किया, द्वैध शासन को ला ही दिया। दूसरी बात क्या किया, आर्थिक रूप से बिल्कुल से पंगु कर दिया, कमजोर कर दिया, बैसाखी पे ला दिया स्टेट को, जहां जहां पे ये लोग गए। जब आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे तो हर तरह से कमजोर हो जाए, ना आपकी सामाजिक एकता बचेगी, ना सांस्कृतिक एकता बचेगी, राजनीतिक एकता बचेगी। तो क्लाइव ने वही काम किया और द्वैध शासन जो है उसका परिणाम जब 1772 में वारेन हेस्टिंग आता है और उसको खत्म करता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तब तक बंगाल बिल्कुल से एक समृद्ध राज्य से भिखमंगे राज्य की श्रेणी में लगभग आ चुका था। वहां पे व्यापारिक गतिविधियां, उद्योग सब चौपट हो चुका था। तो कहने का यह मतलब है कि क्लाइव ने बड़ी चालाकी से इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। रही बात द्वैध शासन की, द्वैध प्रशासन की, तो इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेंगे, क्योंकि फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलाहाबाद की प्रथम संधि, द्वितीय संधि में ये बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी की पूरी बात लिखी हुई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश के साथ में इस बात को, पूरे टॉपिक को अच्छे से कोरिलेट करके समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।